फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि उसके बाद तो फिर आप उसको वैसे ही भी छोड़ेंगे। यहाँ तक समझ आ गई? सर आपने कहा कि जो भी प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट करना है उसमें कुछ ना कुछ आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एक्सपर्टीज सर आपकी क्या मुराद है कि जिसमें जो टूल्स यूज हो रहे हैं? एक्सपर्टीज से मुराद ये है कि एटलीस्ट जैसे कि आप लोग हैं, अभी तो आप नहीं है, बट जिस सुपरवाइजर के साथ आप अटैच है, उनकी तो उस एरिया में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एक्सपर्टीज मीन ये कि उस एरिया के मुतालिक आपकी नॉलेज हो, आपने कुछ पढ़ा हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। रिसर्चेस तो आप नहीं है। अगर सपोज आपने 2-3 प्रोजेक्ट कर भी लिए, उसके बाद भी आप जा रहे हैं, तो अब आप तो एक एरिया को अगर आपने टारगेट किया है, टेक्निकल फैक्टर्स रेलवे को आपने टारगेट किया है, तो उसी के अंदर काम करते जाए, उनके अंदर आपकी एक्सपीरियंस आती जाएगी। इस वजह से ये मुराद कि एक तो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन उस तरह की हो, आपकी एक्सपीरियंस उस फील्ड के अंदर हो, आपकी जॉब उसके अंदर हो। ये इससे मुराद यही है, यही चीजें हैं। यहां तक समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट जो था उसमें रिसर्च प्रोसेस में पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एंड द सेकंड वन इज लिटरेचर रिव्यू। नाउ व्हाट इज अ लिटरेचर रिव्यू? A review of the literature is a written summary of journal articles, books, and other documents that describe the past and current state of information. Organizes the literature into topics and documents and need for proposed study. Similarly, it is a presentation, classification, and evaluation of what other researchers have written on a particular subject. जितनी भी आपकी फील्ड के अंदर जर्नल आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, और पब्लिकेशन है, बट स्कॉलरली पब्लिकेशन। स्कॉलरली पब्लिकेशन मींस जो प्रॉपर रिसर्च के बाद स्टडी हुई हो, या किसी की कोई इतना एक्सपीरियंस बंदा हो जो उनकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस और टीचिंग्स के बेसिस पे उन्होंने कुछ लिखा हो। इंटेलेक्चुअल मतलब कोई उनकी अपनी प्रोडक्ट हो। नहीं, लिटरेचर रिव्यू की जब हम बात करते हैं, ये मोस्टली द रिव्यू ऑफ द पब्लिश लिटरेचर। ब्लैक एंड व्हाइट में हो कुछ ना कुछ। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट में। अच्छा सर, ये जो हम कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट अदर रिसर्चर्स हैव रिटन, इवैल्यूएशन में तो हम अपनी इनपुट थोड़ी देंगे ना। बेसिकली जब आप लिटरेचर रिव्यू हम करते क्यों? सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम में अगर आपने देखा हो तो सबसे टॉप पे था क्या, कौन से सोर्सेज थे? जर्नल आर्टिकल्स एंड बुक्स। हम लिटरेचर रिव्यू की कुछ पर्पसेस है इसलिए करते हैं। एक तो ये कि जो प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट किया है उसको मजीद एक्सप्लोर करने की, उसकी ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग कीजिए। सिमिलर नहीं होना चाहिए, बेसिकली आपने गैप ढूंढना, उसमें क्या है, आपने गैप ढूंढना है। क्यों हम करते हैं लिटरेचर रिव्यू? हम क्यों करते हैं? एक तो ये कि जो पहले रिसर्चेस कर चुके हैं, ऐसा ना हो कि यू रीइन्वेंट द व्हील, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप इधर बैठ के कोई भी प्रॉब्लम अपनी तरफ से उठा लेते हैं, बट यू डोंट नो कि इस पर पहले भी किसी काम किया है। एज आई टोल्ड, यहाँ नॉलेज जो यहाँ तक पहुंचा है वो ऐसे नहीं पहुंचा। पहले एक ही बंदा होता था, वो कार्डियोलॉजिस्ट भी होता था, वो माहिर फल्कियात भी होता था, और वो पता नहीं क्या कुछ इंजीनियर भी होता था, डॉक्टर भी होता था। अगर आपको याद है अपने स्कूल टाइम में जो हम पढ़ते आ रहे हैं। जी सर। अब ऐसा नहीं, इवन मेडिकल की फील्ड में जाके हर एक चीज से रिलेटेड आपको एक्सपर्ट मिलेगा, हर एक फील्ड में इसी तरह। इंजीनियरिंग में देख ले, आपकी फील्ड में कई हर एक उससे अलग अलग उसके एक्सपर्ट्स होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग बॉडी ऑफ नॉलेज। और नॉलेज की बॉडी कैसी ग्रोथ कर रही है? बिकॉज ऑफ रिसर्च। People are doing research and they are adding to the available knowledge again and again. और नॉलेज की जो बॉडी है या बेस है वो बढ़ती जा रही है। That's why that is not possible एक आदमी के लिए वो कि इन सब चीजों के ऊपर वो एक्सपर्टीज गेन करे। समझ आ रही है? जी सर। तो है नॉलेज, बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल है। अब आपने जो लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं हम, पहला स्टेप हमारा यही है कि आया जिस इशू को, जिस प्रॉब्लम को हमें डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर किसी ने काम तो नहीं किया। सो टू प्रिवेंट डुप्लीकेशंस, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग रिसर्च रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू।
अगर ऑलरेडी किसी ने काम किया है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, देयर आर सम स्पेशल केसेस, अगर एक टॉपिक है उसके ऊपर किसी और मुल्क में काम हुआ है एंड यू आर गोइंग टू एड्रेस दैट सिमिलर टॉपिक हियर, दैट इज फीजिबल, यू कैन डू इट, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन कुछ और था, वहां पर फैक्टर्स सेम फैक्टर्स उन्होंने डिस्कस किए, लेकिन जो पॉपुलेशन था, जो डेटा सोर्सेस थे, वो कुछ और था, सिस्टम कुछ और है। अगर आप एक डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज को कंपेयर करें, देयर इज बिग डिफरेंस। लेकिन आप इधर जो कर रहे हैं, आपके पास पॉपुलेशन कुछ और है, टॉपिक में भी द सेम, लेकिन ये चीजें इसको वेरिएट कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है, तो यू मे गो फॉर दैट। सर ये कैसे पता चलेगा कि ऑलरेडी इस पे काम हुआ है कि नहीं? आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो हम इतना एक्सटेंसिवली ना स्टडी कर रहे हैं, ये कुछ चीज मिस हो जाए। ये अब ये बात है ना, लिटरेचर जो आपकी, देखिए जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले एकदम से आप डायसेक्ट की तरफ नहीं जाते, एकदम से आप क्वेश्चन नहीं करते, एक आइडिया आ गया जहन में, फिर उसके ऊपर आप नेक्स्ट स्टेप जो है लिटरेचर, डायरेक्टली आप उसकी तरफ जाते हैं। फर्दर चीजें आपको लिटरेचर ही से पता चलता है। सर वो तो जब तक थीसिस आपका चल रहा है ना, लिटरेचर आपने पढ़ना ही पढ़ना है, वो जब तक एंड भी नहीं हो जाता तब भी आपको जरूरत पड़ेगी। आपने अगर सपोज आप कह रहे हैं कि इतनी एक्सटेंसिवली शायद हमें ना जाना पड़े, आप लोग, दिस इज 2023, इससे पहले कुछ तो हुआ है ना, आप 2023 की रिसर्च पेपर्स भी उठा के पढ़ ले, तो उसमें प्रीवियस जितनी भी लिटरेचर होगा, जितना भी लिटरेचर होगा, दैट दोज रिसर्चर मस्ट हैव रिव्यूड इन देयर पेपर, उससे आपको आइडिया पता चल जाता है उन्होंने रिव्यू किया, उन्होंने कहाँ भी होगा, किसने कितना काम किया। सही है, तो आप पिछले 2-3 साल के पेपर्स निकाल लें, बुक्स निकाल लें, उससे भी आपको आइडिया हो जाता है। सर इसमें अब आ जाता है कि जो स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं उन तक एक्सेस जो है वो समटाइम पेड होती है, उसकी तरफ आते हैं। आप जो लोग ऑनलाइन है, समझ आ रही हैं चीजें? यस हेलो, सर, यस सर, आ रही है सर। अच्छा, Yes, sir. लिटरेचर रिव्यू Yes, के ऊपर sir. किसी ने कोई लिटरेचर रिव्यू के ऊपर किसी ने आप में से एक बंदे ने क्वेश्चन किया था, अब रिपीट करें वो। सर मैंने क्वेश्चन किया था सर, पहले सेमेस्टर में, अभी मेरा दूसरा सेमेस्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो पहले सेमेस्टर में सर वो हमारे बायोमेडिकल के टीचर थे डॉक्टर साहब, तो उन्होंने सर जी हमें कुछ पेपर्स दिए थे कि इनके लिटरेचर रिव्यू करें। तो हम पहले थोड़े फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो सर जी वो जब हम पेपर्स पढ़ रहे होते थे तो मुझे ये नहीं समझ रहा था कि लिटरेचर रिव्यू में वो एक पेपर बहुत बड़ा होता है, उसमें फाइंडिंग्स होती हैं ये। तो मैं थोड़ा सा, मुझे अगर आप शॉर्ट बता दें कि लिटरेचर रिव्यू जब पेपर का करें तो हम फोकस किस चीज पे करें, कि मतलब लिटरेचर पेपर तो बहुत ज्यादा उसमें चीजें होती हैं, एक पेपर पढ़ें तो उस पे, तो थोड़ा सा अगर आप बता दें कि हम लिटरेचर रिव्यू जब हम टर्म यूज करते हैं तो इसमें पेपर का फोकस, हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए। जी, यू आर राइट, यहीं से तो आप अपनी रिसर्च को खराब कर रहे हैं। 10-12 पेजेस का एक आर्टिकल आपसे नहीं पढ़ा जा रहा। जो भी देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ रिसर्चर्स ऐसे होते हैं जो जान छुड़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि रिसर्च पेपर को आधा पढ़ लेते हैं या पहले 2-3 पेजेस पढ़ लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं, फिर बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो रिपोर्ट करते हैं उस स्टडी को, तो वो आप समझे कि गलत रिपोर्ट करते हैं। तो रिसर्च पेपर आप कंप्लीट पढ़ेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप ये कह सकते हैं कि मुझे टेक्निकल रीडिंग का बता दें। अब रिसर्च, एक पेपर आप पढ़ रहे हैं, एक बुक आप पढ़ रहे हैं, वो उसके कई पेजेस हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक उसकी जो उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है या हर एक पेज को आप पढ़े। नहीं, टेक्निकल रीडिंग ये है कि आप उसमें से अपने जो फील्ड से रिलेटेड है, कुछ लोगों ने लिटरेचर रिव्यू को एवे बड़ा किया होता है, उसके अंदर सेट्स बनाए हुए होते हैं। आप अगर वो आपसे रिलेटेड है नहीं तो आप उसको क्यों पढ़े? आप में मतलब फाइंडिंग्स आपकी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने फाइंडिंग्स मुख्तलिफ फैक्टर्स को लेके स्टडी की होगी। अब आप जिन वेरिएबल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं या जिन फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, आप सिर्फ उनसे मुतालिक अगर फाइंडिंग्स है वो पढ़े, बाकी को इग्नोर करें। क्विकली पढ़े और टेक्निकली पढ़े, ये हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, बाकी पेपर को इग्नोर करते हैं, सो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये आपको
ना तो आपको अपने टॉपिक के बारे में क्लियरिटी होगी, ना आपको ये पता चलेगा कि मुझे जाके आगे जाके कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन से सोर्सेज यूज करने हैं डाटा कलेक्शन के लिए, एनालिसिस में कैसे करूंगा। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर रिव्यू से पता चलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पहला इसकी ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट है लिटरेचर, वो यही है कि आपकी डुप्लीकेशन को अवॉइड करे। एक बंदा ऑलरेडी, आप लोग इधर बैठे हैं, किसी ने कराची में सेम टॉपिक पे काम किया है, तो आपको दोबारा काम करने की क्या जरूरत? इट मींस यू आर गोइंग टू रीइन्वेंट द व्हील? नो, रिसर्च में तो ऐसा नहीं होता। यू मस्ट हैव समथिंग न्यू एवरी टाइम। अच्छा, प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अपॉन योर सिलेक्टेड रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च टॉपिक। जो भी जिस टॉपिक से भी रिलेटेड आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है तब आपको इतना पता नहीं था, तब आप इतने क्लियर नहीं थे। बट व्हेन यू गो फॉर लिटरेचर रिव्यू, आप उससे रिलेटेड लिटरेचर को कलेक्ट करने के बाद जब आप उसके पढ़ने की तरफ जाते हैं, then you at the end you get lots of information about that problem। आपको पूरा उसकी उस प्रॉब्लम की पूरी बैकग्राउंड का पता चल जाता है। कहां से? लिटरेचर रिव्यू से। क्योंकि जिन लोगों ने भी उसके ऊपर काम किया है उन्होंने उसके बैकग्राउंड मेंशन की हुई, उन्होंने उसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन दी हुई थी अपने पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स में, जैसे जर्नल आर्टिकल्स या बुक्स वगैरह। तो आपका जो सिलेक्टेड रिसर्च प्रॉब्लम है उसको मजीद एक्सप्लोर करने के लिए आप क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू की तरफ जाते हैं। तर जो इसकी बेनिफिट है वो यही है कि आप जो स्टडी करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम आपसे ने कहां से आइडेंटिफाई किया, तो ये एज आई टोल्ड इट अर्लियर कि लोगों ने रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किए होते, उसी को लेके आप आगे चलते हैं। उन्होंने बताया होता कि मैंने इस पे काम किया है, लेकिन ये एरियाज भी ऐसे हैं जिस पे काम होने चाहिए, क्योंकि उनको काम करते वक्त पता चल जाता है। ठीक है, तो आपकी जो रिसर्च गैप है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑन मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड इन द स्टडी। एक टॉपिक के ऊपर, एक रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, एक इशू के ऊपर आप काम कर रहे हैं, पहले भी लोगों ने किया है, मैं भी कुछ वेरिएबल्स उसमें से डिफरेंट हो, उन्होंने किस तरह एड्रेस किया है, कौन सी प्रोसीजर्स, कौन से टेक्निक्स, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है, वहां से आपको गाइडेंस मिल सकती है कि आपकी मेथोडोलॉजी कौन सी होगी। ठीक है, enhance your understanding and to help in knowing about different technical terms using। अगर आप एक टॉपिक की, जैसे मैंने स्मोकिंग की बात की, अब स्मोकिंग आम तो मतलब रोजमर्रा जिंदगी में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स ऐसे हो सकते हैं, जार्गन्स हो सकते हैं जो हमें नहीं पता। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, लिटरेचर में पढ़ रहे होते हैं, वो आपके सामने आ जाती है, एटलीस्ट उनका आपको लिटरेचर से पता चलता है, वहां पर उन्होंने प्रॉपर्ली डिफाइन किया होता है जैसे कलाम का। ठीक है ना, आपकी अपनी फील्ड के अंदर जो भी जिस फील्ड में भी है, एकेडमिक एरिया में है, आप पढ़ ले लिटरेचर, आपको पता चल जाएगा, नए नए टर्म्स आपके सामने आएंगे। तो सेकंड जो स्टेप है लिटरेचर रिव्यू, हम क्यों करते हैं? इन चीजों की वजह से कि एक तो जो प्रॉब्लम हमने सिलेक्ट किया है उसके कौन से एस्पेक्ट्स या किस तरह हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, या हमारी जो पब्लिश लिटरेचर है वो उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, या ये गैप अवेलेबल है भी या नहीं है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली कि गैप है ना, प्लस ये कि आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? लिटरेचर से। प्रोसीजर्स, मेथड्स कौन से, टेक्निक्स कौन से यूज करने, ये आपको कैसे पता चलेगा? लिटरेचर से। क्योंकि आपसे पहले एक्सपर्ट रिसर्चर्स है, नहीं भी थी, लेकिन रिसर्च करते करते उन कोई चीज कुछ सामने आया है, उन्होंने कुछ में अगर जो मेथोडोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की है वो ठीक नहीं थी, तो वो आपको आगे सजेस्ट भी करता है। एक इशू को, एक प्रॉब्लम को एक बंदे ने क्वांटिटेटिवली असेस किया, क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू, वो कहता है कि नेक्स्ट इसको क्वालिटेटिवली किया जाए। अगर सपोज कंटेंट एनालिसिस उसमें इन्वॉल्व है, या सपोज ह्यूमन बिहेवियर उसमें इन्वॉल्व है, सो व्हेन यू गो फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च you might explore many other things। समझ आ रही है ना? इसलिए हम क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू करते हैं। थर्ड जो स्टेप है वो है रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। रिसर्च क्वेश्चंस, जब आप
प्रॉब्लम की सिलेक्शन के बाद और फिर जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हम फिर क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, लिटरेचर रिव्यू से हमने मजीद इसको एक्सप्लोर कर दिया, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, हम अपनी रिसर्च क्वेश्चंस को अब डिजाइन करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स को भी सेट कर रहे हैं, प्लस हाइपोथेसिस भी बना रहे हैं। रिसर्च क्वेश्चंस बनाते वक्त ये चीजें दो चीजें जो बड़ी उसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उस टाइम पे जो क्वेश्चन आप रेस करें वो ब्रॉड, क्योंकि जब आप मजीद चाहेंगे तो इसको नैरो करेंगे ना, इस स्टेज पे तो आपको नहीं पता, तो आप एक ब्रॉड क्वेश्चंस बनाए, प्लस वो जो लिटरेचर के अंदर एग्जिस्टिंग गैप है उस पे बेस कर पाए। सपोज प्रॉब्लम्स मैंने जैसे कहा कि कई सोर्सेस होते हैं, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि जो लोग सोशल मीडिया का जो स्टूडेंट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है, आपकी भी शायद हो, है कि ऐसे केसेस एंग्जाइटी हो जाती है, हाँ। तो अब ये देख लें कि एक यहाँ इस टेस्ट एटलीस्ट ब्रॉड वो आपका क्वेश्चंस और जो लिटरेचर के अंदर अवेलेबल किया है, आपने जब इसके ऊपर लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इस तरह की इश्यूज है। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन से प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया है। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ अमंग द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये एक ब्रॉड क्वेश्चन है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आ जाए सर, इसमें दो फिल्टर्स लगे हैं इस क्वेश्चन में, एक तो आपने सिर्फ उसके मेंटल हेल्थ पे देखा है इम्पैक्ट, और दूसरा पॉपुलेशन को भी लिमिट कर दिया ऑन द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। बट स्टिल दिस इज अ ब्रॉड क्वेश्चन। यस स्टिल दिस इज अ ब्रॉड क्वेश्चन। बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं सर, उसमें इतने डिसिप्लिन हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में, उनमें फिर कौन से डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स आप ले रहे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन से यूनिवर्सिटी के ले रहे हैं, कौन से डिसिप्लिन के ले रहे हैं, किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया बहुत सारा है, कौन सा आप ले रहे हैं। यस यस सोशल मीडिया इज अ ब्रॉड टर्म, तमाम। तो यही मैं कह रहा हूं कि पहले फर्स्ट स्टेज पे आप क्या करें, एक ब्रॉड रिसर्च क्वेश्चन बनाएं, फिर आ जाए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दैट व्हाट यू वांट टू अचीव इन द स्टडी। असल में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में हम रिसर्च क्वेश्चंस को ऑपरेशनलाइज करते हैं, वही रिसर्च क्वेश्चंस लेके हम इस क्या करते हैं, टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ अमंग द स्टूडेंट्स। वहां पर हमने क्या क्वेश्चन किया था, व्हाट आर द इफेक्ट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टू एग्जामिन, ये ऑब्जेक्टिव बन गया हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। यहाँ पर उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हम बनाए, ऑब्जेक्टिव्स जब आप बनाते हैं तो रिसर्च क्वेश्चंस को बेसिकली ऑपरेशनलाइज करते हैं, ठीक है ना। किस तरह कि अब इसकी जो सोशल मीडिया है और डिप्रेशन है, डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ, तो अब उनके दरमियान आप क्या रिलेशनशिप है, इसको हम एग्जामिन करने जा रहे हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस बेसिकली ये टेंटेटिव कंक्लूजन्स, द फाइंडिंग्स है, टेंटेटिव रिजल्ट्स है जो आप अपनी स्टडी में देख रहे हैं। सर अगेन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ये एक ब्रॉड टर्म है। अब इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन या बहुत सारे दूसरे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो आ जाते हैं। इसमें हमने स्पेसिफिकली एक इशू को यहाँ पे पॉइंट कर दिया, दैट इज डिप्रेशन। दैट इज डिप्रेशन। ये बेसिकली मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो डिप्रेशन एक तो ये कि उसमें बेसिक चीजें डिप्रेशन है या एंजाइटी, मेंटल हेल्थ। यहाँ पर हम इसको ऑपरेशनलाइज करते हैं, हमने ना तो स्टूडेंट्स को लिमिट किया है, ना मेंटल हेल्थ को, ना सोशल मीडिया को। ये आर जस्ट ऑपरेशनलाइजिंग द डेफिनेशन, द रिसर्च क्वेश्चन। समझ आ रही है। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस है कि एडवांस में आप रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं, जो आप स्टडी करने जा रहे हैं उसकी फाइंडिंग्स ये होंगे। वो आप क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, just because what you have learned in your previous literature review। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको पता है कि इसके असर इस तरह होते हैं, वो बेसिकली हाइपोथेसिस है।
जब एडवांस में आप अभी आपने रिसर्च इसके ऊपर किया है नहीं, आप प्रॉपर प्रोसीजर्स के तहत गए नहीं उनकी सॉल्यूशन की तरफ सिस्टमैटिकली, बट यू आर गिविंग टेंटेटिव स्टेटमेंट्स आर एक्सप्लेनेशन कि इसके रिजल्ट इस तरह होंगे। जैसे कि मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि द स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग सोशल मीडिया मोर इन ऑन देयर मोबाइल्स विल सफर फ्रॉम एंजाइटी, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन है। डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट्स भी तो होंगे, ठीक है, ये नेगेटिव इफेक्ट है। नहीं इफेक्ट्स है, ये मैंने इफेक्ट्स बता दिए। हाइपोथेसिस हाँ ये भी हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। those who use the social वैसे लेकिन फिर जब आपको टेस्ट करते हैं, अब आप इसी के इसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, फिर क्या करते हैं इसी हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं तो इसको गलत साबित करके टेस्ट में, बिल्कुल ऐसे सही है ना। अच्छा, जैसे कि अब हाइपोथेसिस हम बना रहे हैं, एग्जांपल इसका ये है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हु स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया आर मोर likely to experience symptoms of depression, anxiety and low self-esteem than those who spend less time on social media. ये एक हाइपोथेसिस हमने बना दी एडवांस में, हमने अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे हाइपोथेसिस बना दिया, क्योंकि ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक टेंटेटिव रिजल्ट। use of social media is directly proportional to the deteriorating mental health. ये जब आप स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर में जाएंगे, जब वहां पर आप टेस्ट करेंगे, then you will know either it is directly related or indirectly related. Either there is a positive relationship between these factors or negative relationship. समझ आ रही है? यहाँ से आप नहीं कर, हाँ hypothetically you may say that there is a positive relationship between these factors. And you may also say that there is a negative relationship between these variables. So Positive relationship statistically जब हम बात करते हैं, it means that when one variable increases, the other variable will also increase. And negative relationship, when one variable increases, the other relationship will decreases. जैसे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कोई बढ़ा रहा है तो उसकी एंजाइटी बढ़ती जा रही है, दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या है, जब सोशल मीडिया का यूज बढ़ता जा रहा है उनकी मेडिकल हेल्थ इंप्रूव होती जा रही है, दिस इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। लेकिन ये बाद में जाके आप इधर से हाइपोथेटिकली यू मे प्रेजेंट, बट आप जाके स्टैटिस्टिकली जब इसको टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा हाइपोथेसिस क्या है, एडवांस में आप अपनी फाइंडिंग्स बता देते हैं, बट वो फाइंडिंग्स जब आप यहाँ पर एडवांस में बताते हैं, then you will go for statistical testing. समझ आ रही है ना, इसको हम पे टेस्ट करेंगे क्या ऐसा है भी या नहीं। अगर सोशल मीडिया की वजह से किसी के सॉर्टिंग स्किल्स बूस्ट कर जाते हैं, सॉर्टिंग स्किल्स बूस्ट कर जाते हैं किसी के, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल तो पर्सनल है, हाँ, अगर उसके स्टोरिंग स्किल्स बूस्ट कर जाते हैं, वो नेगेटिव इफेक्ट में आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट में आएगा। क्या ये पॉजिटिव कौन सी स्किल्स, तो स्टॉकिंग स्किल्स, स्टॉक करने की सर बेसिकली आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है ना, बस सर जैसे हैकर्स करते हैं बेसिकली, ज्यादा टैर्गेटिव हो जाता है, ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके communication ये देखिए, अब आप इस चीज को किस ले रहे हैं, क्या ये गलत है या सही है? ये तो सही है ना, सही आपकी है ना। इंफॉर्मेशन बेस बढ़ती जा रही है, यस सर, उसका confidence level increase उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती जा रही है। सोशल इंटरेक्शन बढ़ रहा है ना, मतलब दुनिया में कहीं भी किसी से भी आप, जरूरी नहीं कि सर चिट चैट हो, आप एजुकेशनली भी कम्युनिकेट इंटरेक्ट कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। अपने वो शेयर कर सकते हैं एकेडेमिया के जो भी मतलब सर कुछ कंटेंट्स। Exactly. अब ये है ना, जब आप इसको लिटरेचर में जाएंगे, जब आप आगे हर स्टेप में स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे, then things will become clear to you कि आप इसमें बेसिकली सोशल मीडिया के इस्तेमाल की कौन से एस्पेक्ट को एड्रेस करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, और YouTube इसमें बेसिकली अब YouTube भी अगर वो देख रहे हैं तो किस पर्पस के लिए ले सर ये बेसिकली मेरी बात है, अच्छा इसमें होता है ऐसा है कि जनरल बात कर रहे हैं। ये दिस इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट। सर जो सोशल मीडिया है ना, उस पर डिपेंड करता है आप उसको यूज किस लिए कर रहे हैं। अगर तो आप उसको डाटाबेस के लिए यूज कर रहे हैं फिर तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप उसमें अजीब अजीब पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। नहीं ये देखिए ना, ये देखिए his picture, अब his address, his home address, his office address, तो ये तो पॉजिटिव। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये अगर ये देखिए, अब आप कह रहे हैं कि मैं जिस चीज के लिए यूज कर रहा हूँ,
अब उसको ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी सोशल लाइफ पे कितना है, Yes, sir. आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे कितना है, अगर तो उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है देन इट्स अ गुड साइन एंड इट्स अ पॉजिटिव इफेक्ट। जो मैंने ऑब्जर्व किया ये तो आपकी कुलीग ने आपके अंदर ऑब्जर्व किया है, तो इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे ही कैन मेक अ हाइपोथेसिस और एक रिसर्च प्रॉब्लम भी यहाँ से इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं तो कहता हूँ पहले रिसर्च में अब अब ये है पॉजिटिव, अब इन्होंने कहा कि पॉजिटिव है, जब ये फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि आया किस तरह ये पॉजिटिव है, इसकी इम्पैक्ट क्या है, तो उससे पता चलेगा कि either he was right or wrong, कि ये इम्पैक्ट पॉजिटिव था या नेगेटिव था। सोशल मीडिया की जो बात हो रही है इसमें, चूंकि ये तो बहुत ब्रॉड टर्म है, तो इसमें जो चीजें ये डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह का रीजन जो बन सकती है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये होता है कि सर जैसे सोशल मीडिया में फेसबुक की मिसाल ले लेते हैं, उसमें ना कंपैरिजन, सोशली कंपैरिजन बहुत ज्यादा एक बढ़ जाता है कि हर स्टूडेंट ज्यादातर डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, तो जो सर वो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ की जो पिक्चर्स शेयर करना, कोई किसी ने कोई गैदरिंग की है, किसी ने अपनी बर्थडे बहुत अच्छी सेलिब्रेट, तो ये चीज किसी वैसे स्टूडेंट उसका जो खुद क्लास फेलो है, जो बेचारा वो चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उससे उसको अब ये फर्दर आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब आप एक्सप्लोर करने जाएंगे तो ये सारी बातें उसमें आएंगी। अगर एंजाइटी में है, फैक्टर्स क्या है, जो एंशियस है उसमें इंटरव्यू करें। आपने तो क्वांटिटेटिवली उसको देख लिया कि जी इसका है एक रिलेशनशिप, ठीक है, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, बैड इम्पैक्ट है पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो भी है, बट फर्दर आपने यहाँ पर इसको ला के आपने रिपोर्ट कर दिए एंड now you are suggesting to other researchers that someone should also check this relationship qualitatively and they should go for in-depth study। जो लोग impacted हैं, depressed है या anxious है, उनको जाके वो उनकी इंटरव्यू ले, उनसे पूछे क्यों है, ये सारी चीजें सर इसमें एक और फैक्टर भी है जो बिल्कुल भी नहीं ना यूज करते, मतलब इस मॉडर्न टाइम में सर उनके साथ इश्यूज हैं, मतलब वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, नहीं, वो एंजाइटी डिप्रेशन जो होता है। हम यूज की नो यूज की बात नहीं कर रहे, हम यूज की बात कर रहे हैं, सही है। जो यूज कर रहे हैं उसकी क्या असरात है। ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, यू कैन आप इसको किसी भी फील्ड में ले सकते हैं, आप अपनी फील्ड में ले सकते हैं, ये तो आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर कि आपने अगर रिसर्च क्वेश्चन बनाना है अबाउट तो किस तरह, पहले क्वेश्चन ये हो कि व्हाट, ऑब्जेक्टिव क्या हो, टू हाइपोथेसिस क्या है, वो आप अपनी एडवांस में जो रिजल्ट्स देते हैं, टेंटेटिव रिजल्ट्स, किस चीज की बेस पे, लिटरेचर की बेस पे आपने पढ़ा है, आपको पता है कि इसकी क्या मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी फाइंडिंग्स हैं वो क्या हो सकते हैं, या आपकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उसकी बेस पे आप कह रहे हैं, या आपकी नॉलेज है उसकी बेस पे आप कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। ये बेसिकली हम हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं, हाइपोथेसिस हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज दैट गिव यू अ डायरेक्शन फॉर फर्दर एनालिसिस, क्योंकि इसी हाइपोथेसिस को लेके आप आगे अपने रिसर्च को आगे ले जाते हैं और वहां पर फिर फाइनली टेस्ट करते हैं इसी हाइपोथेसिस को, डेटा भी इसी से रिलेटेड आप कलेक्ट करते हैं। आई होप दीज आर थिंग्स आर क्लियर। बेसिकली आप समझे कि हम इस पूरे रिसर्च प्रोसेस को इस एक लेक्चर में कंबाइन कर रहे हैं। जी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वैसे तो ये एक रिसर्चर का एक हिस्सा है रिसर्च में, क्योंकि सर वैसे ही थोड़ा लिमिट करने वाली बात नहीं होती, क्योंकि सर जब हम रिसर्च करते हैं, जैसे अगर हमने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है या हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करनी है, तो हम ओपन रखें उसको, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता सर कि उसमें वो फिर आप ना, अगर आपको ऐसी किसी मतलब आप किसी बंदे को समंदर में फेंक दे और वो कहें कि स्विम करते जाए, उनको डायरेक्शन का नहीं पता। हमने तो लिमिट कर लिया ना सर, पहले अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हमने पहले लिमिट कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्टली टू द पॉइंट कि हमने इस चीज को डिस्कस करना है, एड्रेस करना है। तो अब इधर उधर जाने का तो मेरे सवाल से नहीं तो पता। ये आप जब हाइपोथेसिस के स्टेज पे आते हैं तो आप इसको मजीद लिमिट कर रहे हैं। अच्छा वो मतलब आप इसको मजीद, हाँ ये देखिए ना, अब रिसर्च क्वेश्चन जो था वो ब्रॉड था, फिर उसके बाद जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर उसी को ऑपरेशनलाइज करके हमने फिर रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई है। यहाँ पर टेंटेटिव स्टेटमेंट हम दे रहे हैं कि द स्टूडेंट्स हु स्पेंड मोर टाइम, यहाँ पर हमने द स्टूडेंट्स हु स्पेंड मोर टाइम, वहां पर सर लिखा है कि उसके दरमियान रिलेशनशिप को एग्जामिन करेंगे। यहाँ पर हमने पहले से बता दिया कि
जो ज्यादा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम इसको मजीद लिमिट कर रहे हैं और फिर इसी को आप, ये आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, आपका डाटा इससे रिलेटेड फिर आप करेक्ट करेंगे। सर रिसर्च हाइपोथेसिस हम देते हैं, then we are supposed to defend that hypothesis. Not supposed to defend. You are going to prove or disprove this research hypothesis. जो आप टेंटेटिवली बता रहे हैं, एडवांस में बता रहे हैं, उसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं कि आप ट्रू है या उसी के लिए जो हम डाटा करेंगे मिनट में बताएंगे कि जो हमने डाटा एनालिसिस किया है वो इसके अगेंस्ट था या उसके मतलब मुताबिक था। सर इसमें हम क्राइटेरिया भी सेट करेंगे कि अगर इतने % रिजल्ट आया तो ये हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है, अदरवाइज नहीं, वो उस पे नहीं होता, वो स्टैटिस्टिकल अपनी प्रोसीजर्स है। ये आगे आई विश कि इसमें क्लास स्टैटिस्टिक्स का भी, इस पीसेस का भी हो जाए, एटलीस्ट उसमें जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक टेस्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वो उसमें आ जाए। जो मोटी मोटी चीजें हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, एटलीस्ट उनका आपको पता चल जाए। वो जब आप करते, वो उससे दैट इज समथिंग एल्स, परसेंटेज की बात नहीं है। वो वहां पर आपकी वेरिएबल्स के दरमियान जब आप रिलेशनशिप को चेक करते हैं, वो आपको बताता है उसके खास वैल्यू है। अगर सिग्निफिकेंट है तो बस, नॉन सिग्निफिकेंट है इट मींस नो रिलेशनशिप। यस दो वेरिएबल्स के दरमियान आप रिलेशनशिप को चेक कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू उस वो आती है जो सिग्निफिकेंट होती है तो इट मींस की रिलेशनशिप है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं है इट मींस की रिलेशनशिप नहीं है। नहीं है। तो ये डिसाइड कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये डिसीजन किस बेस पे होगा, उसका क्राइटेरिया तो कोई ना कोई होगा ना। वो आपने जो डाटा कलेक्ट किए हैं, आपने फिर फीड किया है उसको उस पैकेज में, स्टैटिस्टिकल पैकेज में, और वो आपको कैलकुलेट करके बता रहा है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो यूनिवर्सल क्राइटेरिया, Not a universal, this is a statistical criteria. आप इसको यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि उनकी अपनी जो आपको पैकेज कैलकुलेशन करके दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ थ्योरी तो इन्वॉल्व है ना, ऐसे तो नहीं करके दे रहा। हम खुद से वो क्राइटेरिया सेट नहीं करेंगे। नहीं, खुद से आप कैसे सेट करेंगे? उनकी एक वैल्यू है स्पेसिफिक। अगर उस मेरे माइंड में एग्जांपल है कि हमने 100 स्टूडेंट्स को स्टडी किया और उनमें से हमने 75 के अंदर ये रिलेशन पाया कि दे वर यूजिंग। नहीं, इस तरह नहीं होता। वो हम आगे जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इन द कमिंग स्लाइड्स। यहाँ तक बात समझ आ गई है? थर्ड स्टेप तक? जी सर। अच्छा, फोर्थ स्टेप जो है रिसर्च प्रोसेस का, वो है चिल्ड्रन स्टडी डिजाइन। वो इसमें कवर हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन है। सही। स्टडी डिजाइन इज बेसिकली अ प्लान दैट रिसर्चर फॉलोज टू कंडक्ट स्टडी। ये आपकी इसमें स्टडी डिजाइन में आपकी सारी चीजें आ जाती है, आपकी मेथोडोलॉजी, आपकी डेटा कलेक्शन प्रोसेस, डेटा कलेक्शन टूल्स, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड एट द एंड रिपोर्टिंग। ये एक डिजाइन है। रिसर्च डिजाइन को डिसाइड करते वक्त देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर these are different types of study design, like quantitative study design, qualitative and mixed methods. But while selecting one of these designs, there are so many other factors that involve behind its selection. वो कौन से हैं? कई factors. आपकी अगर आप क्वांटिटेटिव की तरफ जा रहे हैं तो कुछ ऐसी रिलेटेड चीजें या फैक्टर्स या मतलब टूल्स या प्रोसीजर्स होंगे तो ये क्वांटिटेटिव होगा, या फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड होगा इसका तो वो क्वांटिटेटिव, मतलब डिफरेंट फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज, यू पीपल नीड टू एक्सप्लोर इट फर्दर कि स्टडी डिजाइन क्या है। एक स्टडी डिजाइन के प्लान करते वक्त या सिलेक्शन करते वक्त कौन से फैक्टर्स उसमें होते हैं, डिफरेंट पैराडाइम्स है, फिलोसॉफिकल व्यूज है, वो मिला के तो इसमें से हम एक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली शायद ये चीजें आपको थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, लेकिन व्हेन यू गो प्रैक्टिकली ये फिर इतना मुश्किल नहीं। ये सारी चीजें विद एवरी स्टेप यू विल रीड लिटरेचर एंड यू विल गेट आइडिया। हर एक स्टेप पे जब आप लिटरेचर और हर स्टेप पे आप लिटरेचर पढ़ेंगे। प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब आप
हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसके लिए पढ़ लिया, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उसके लिए ले रहे हैं उसके लिए पढ़ लिया, फिर कौन सा स्टडी डिजाइन चूज करें इसके लिए फिर आप दोबारा पढ़ेंगे लिटरेचर। हर एक पेपर को आप 2-3 दफा पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं होता हम एक चीज को एड्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, पेपर पढ़ के हमें बाद में जो 1 महीने बाद स्टेप आने वाला है उसमें वो चीजें हमें याद रहेगी, हम दोबारा एक गो बैक एंड फॉरवर्ड वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें स्टडी डिजाइन में ये सारी चीजें शामिल है कि इसमें आपकी मेथोडोलॉजी कौन सी होगी, डाटा कलेक्शन कौन सा के प्रोसीजर्स कौन से होंगे, टूल्स कौन से होंगे, एनालिसिस और किस तरह आप इसको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें ये भी है कि आपकी पॉपुलेशन कौन सी होगी। अच्छा, फिर उस पॉपुलेशन का साइज कितना है और उसका सैंपल कौन सा होगा। ये जो आप बात कर रहे हैं कि 100 पीपल है, 100 स्टूडेंट्स हैं जो भी एक सैंपल मिल गया और उसकी 75% नहीं, 75% नहीं होता। अगर आप पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते या नहीं करने जा रहे, then you have a representative sample of that population। समझ आ रही है ना, उसमें से आप एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकाल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मींस जो सैंपल मींस बेसिकली a group of individuals which represent the whole population। तो इस क्योंकि जहां से आपको क्या हम क्या करते हैं क्वांटिटेटिव में, जब हमारे पास एनालिसिस आते हैं हम उसको जनरलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बड़े पॉपुलेशन से एक सैंपल ये लिया हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। उस बेस पे तो हम पूरी रिजल्ट्स को जनरलाइज करते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, टाइप ऑफ डाटा, जिस तरह का कि डाटा का टाइप ऑफ डाटा, कौन सा डाटा है आपके पास, किस किस्म का डाटा है, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है या दोनों है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की समझ आ रही है ना? जी सर। क्वांटिटेटिव मींस आप सबके लिए जो ऑनलाइन है, क्वांटिटेटिव डाटा मींस वो जो स्टैटिस्टिकली आप इसको मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा जो फिगर्स में हो, जो न्यूमेरिकल डाटा हो। एंड क्वालिटेटिव डाटा मोस्टली हम उस डाटा, वही डाटा जो वर्ड्स में हो, जो ओपिनियंस, ऑब्जर्वेशंस, इस तरह का डाटा हो, ठीक है। अच्छा, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन कौन से हैं? आप ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए थ्रू कलेक्ट करें। इस किस्म के डाटा जब आपके पास आएगा ये डेफिनेटली क्वालिटेटिव डाटा है। आप क्वेश्चनर के थ्रू कर रहे हैं, दैट मे बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो डाटा किस टाइप का है? आप कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं, समझ आ रही है? अच्छा, ये लिटरेचर रिव्यू जब हम बात कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू में एक है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। अगर इसमें से बायोमेडिकल से रिलेटेड कोई बंदा है तो इनको बायोमेडिकल रिसर्च में या मेडिकल रिसर्च में जाके सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यूज पढ़ने नहीं चाहिए, बिकॉज सिस्टमैटिक लिटरेचर ये ट्रेंड मेडिकल के अंदर बहुत है। वो क्या करते हैं, लिटरेचर कलेक्ट करते हैं, इसको सिस्टमैटिकली रिव्यू करते हैं, उसमें इसके अंदर जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लिटरेचर को ग्रुप करते हैं उसकी बेस पे, और एट द एंड आपको बताते हैं कि इन एरियाज पे काम हुआ है, इतना लिटरेचर अवेलेबल है, और ये एक एक्सटेंसिव लिटरेचर है, रिव्यू है, और कौन कौन से इश्यूज एड्रेस हुए हैं, उनके फाइंडिंग्स क्या है, ये पूरा मैप बना के आपको दे देते हैं। अब ये पहले मेडिकल में बहुत ज्यादा था, अब और भी स्पेशली सोशल साइंसेस के अंदर लोग करें। यू मे आल्सो गो फॉर दैट सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमैटिक रिसर्च से यानी कि वो एक इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होगा होगी। ऐसे ही कि बहुत सारे लिटरेचर को लेके किसी एक टॉपिक के ऊपर वो एक्सप्लोर करते हैं, किसने क्या किया है, कौन कौन से कंसेप्ट्स सामने आए हैं, कौन कौन से फाइंडिंग सामने आए हैं, वो पूरा एक मैप बना देते हैं इसका। तो फिर क्वेश्चन और ये चीजें तो नहीं, वो आप एड्रेस करते हैं पहले से, जब आप उसमें होती है जो लिटरेचर आप जो भी स्टडी करने जा रहे हैं, पहले सर्च क्वेश्चंस बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो यही है कि आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू किसी फील्ड के अंदर किस चीज के ऊपर करने जा रहे हैं। सपोज रेलवे में आप ये तो नहीं है कि पूरी रेलवे की लिटरेचर उठा के आप उसकी सिस्टमैटिक लिटरेचर में नहीं, सब आपने एक उसमें से उठा लिया सिग्नलिंग, सिग्नल्स के ऊपर जितना लिटरेचर पब्लिश हुआ है उसके ऊपर आप जाके एनालिसिस करें, किसने कौन सा एस्पेक्ट पढ़ा है, कौन से उनके, पूरा एक मैप आप दे देते हैं। अच्छा, डाटा कलेक्शन टूल्स कौन से हैं? क्वेश्चनेयर है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूज है, कंटेंट एनालिसिस है।
एक्सेट्रा, फोकस ग्रुप है। ये मुख्तलिफ टूल्स है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। एनालिसिस आया आप किस तरह मतलब करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे। ये सारी चीजें स्टडी डिजाइन में आपको आप ये चीजें डिसाइड करते हैं, उसके बेस पे आके आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि आया जो आपका डिजाइन है वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या मिक्स्ड है। ठीक है, मिक्स्ड मेथड्स पढ़ा होगा आपने। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड्स। मिक्स्ड मेथड्स का एक ट्रेंड चला है आजकल स्पेशली सोशल साइंसेस में कि असल में हर एक मेथड के, हर एक डिजाइन के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। क्वांटिटेटिव के अपने हैं, क्वालिटेटिव के अपने हैं। तो डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स्ड मेथड यूज करते हैं। कोशिश करते हैं कि दोनों की एडवांटेजेस को कंबाइन कर दें। जो चीज हम क्वांटिटेटिव में एड्रेस नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव में कर लेते हैं, क्वालिटेटिव में नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव में। लाइक सर हम क्योंकि एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं और उनकी ओपिनियन रिकॉर्ड करते हैं और उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी स्टडी में, तो दिस विल बी अ क्वालिटेटिव मेथड। दिस विल बी अ क्वालिटेटिव, एग्जैक्टली। क्योंकि उस इंटरव्यू से आप फिर स्क्रिप्ट्स निकालते हैं, उससे आप अपनी पॉइंट्स निकाल लेते हैं वर्ड्स की शक्ल में। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो पढ़ा है 4 स्टेप तक रिसर्च प्रोसेस समझ आ गई होगी। सर यहाँ तो ब्रेक कर लीजिए। 15 मिनट तो क्लास में रहते हैं। सब बस फिनिश कर दूंगा। ठीक है, अच्छा। फिफ्थ स्टेप जो है वो है डिसाइडिंग ऑन द सैंपल डिजाइन। रिसर्च डिजाइन आपने प्लान कर लिया है, पॉपुलेशन कौन सा होगा, डेटा कलेक्शन टूल्स आपके कौन से होंगे, एनालिसिस किस तरह का होगा, वहां जाके आपने डिसाइड कर लिया कि स्टडी डिजाइन कौन सा है, आया क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या मिक्स्ड है। उसके बाद आप आके पॉपुलेशन तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सी होगी, फिर आप जाते हैं कि उस पॉपुलेशन को जब आप एड्रेस करते हैं तो वही बात, अगर आप सारी पॉपुलेशन को तो हम नहीं कर सकते, हाँ वो क्वालिटेटिव में हो, हाँ वो क्वांटिटेटिव में हो। क्योंकि क्वांटिटेटिव में हम मोस्टली बहुत ज्यादा मतलब बड़ा साइज पूरा पॉपुलेशन लेते हैं तो वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। क्वालिटेटिव में चूंकि हम डेप्थ में जाते हैं, सपोज आप 5 स्टूडेंट्स हैं, आप 5 स्टूडेंट्स के ऊपर भी अगर मैं कोई क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहता हूँ तो शायद आप 5 में से मैं 2 को उठाएंगे अगर मैं क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव स्टडी कर रहा हूँ। बिकॉज क्वालिटेटिव में यू हैव टू गो इन डीप। वहां पर आप क्या कर रहे होते हैं कि हर एक चीज नोट कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज भी आप ले रहे हैं, उनकी जो बिहेवियर्स है वो भी आप नोट कर रहे हैं। ये खासतौर पर ह्यूमन बिहेवियर वेरी कॉम्प्लेक्स, उसको तो ऑब्जर्व स्टडी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, अब मैं आपके सामने हूँ, मैं किसी और तरह से बिहेव कर रहा हूँ, हो सकता है बैक में मैं किसी और तरह से, और जब आपको पता चलता है कि बंदा मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, यू ऑटोमेटिकली चेंज योर पोजीशंस, योर स्टाइल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इस वजह से ह्यूमन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उसको स्टडी करना। अच्छा, सैंपल क्या है? A group of individuals that are selected from a larger population। सैम्पलिंग की टेक्निक्स है, लेकिन जो 2 मेन टेक्निक्स है वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? उसको हम रैंडमली जब सिलेक्शन करते हैं, पूरी 100 की पॉपुलेशन है, सपोज PFIST की स्टूडेंट्स है 1000 है, मैं इनके ऊपर कोई स्टडी करना चाहूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी विद the available financial resources and with the available time to access each and every member of the population. That's why I will go for sampling. Sampling means the process of selecting sample. Sampling is the process of selecting a sample, and sample is the group of individuals, a representative group of individuals from the particular populations that you are going to address. So क्या है कि probability में हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से उठा लिया एक वहां से उठा लिया, एक वहां से उठा लिया, ग्रुप बना लिया। सैंपल साइज सर जो है सैंपल साइज, लेकिन ये है कि अब जब आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो पहले आप सैंपल साइज डिसाइड करते हैं।
आपकी पॉपुलेशन है 1000, इसका सैंपल साइज कितना होगा? There are tools, there are experts that have different opinions कि अगर आपका सैंपल, सपोज आपका टोटल पॉपुलेशन 1000 है, तो आपका सैंपल 10% होना चाहिए। 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेटर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, उसमें आप अपना पॉपुलेशन साइज दे दें, वो आपको कैलकुलेट करके बता भी करके आपकी पॉपुलेशन साइज क्या हो सकता है। और वो फिर जब आप इस तरह करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, राइटिंग में हम नोट कर देते हैं कि हमने इस फॉर्मूले के थ्रू या प्लान ने ये सजेस्ट किया था, वो करके हमने अपना पॉपुलेशन, हमने सैंपल कैलकुलेट करके इतना साइज हमारा ये है, ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग में फिर हमारे पास है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सैम्पलिंग नहीं होती? डिस्ट्रीब्यूटेड चलिए क्लस्टर सैंपलिंग होता है। सैंपल रैंडम सैम्पलिंग तो ये है कि आपने एक यहाँ से उठा लिया, एक वहां से, एक एक क्लास से, एक एक सब्जेक्ट से या एकेडमिक डिसिप्लिन से, विद नो ऑर्गेनाइज्ड क्राइटेरिया। बस हम ये देख रहे हैं कि ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने अब रिप्रेजेंट देखें, जब आप सैम्पलिंग कर रहे हैं तो इट मींस क्राइटेरिया यही है कि दैट इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी बेस पे तो हमने उसको रैंडमली उठाया है। अब आप एक क्लास को एड्रेस करें, रेलवे इंजीनियरिंग को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, इसमें से मैंने 2 बंदे उठा लिए, इट मींस कि दैट रिप्रेजेंट दैट होल क्लास सेम फील्ड से हैं आप। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेम एकेडमिक फील्ड से हैं आप। सिंपल रैंडम यही है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एज आई टोल्ड कि रैंडम सैम्पलिंग आप रैंडमली उठाते, फिर इसके अंदर कुछ प्रोसीजर्स है, वो मतलब मेथड्स है इसकी। एक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक है स्ट्रैटिफाइड रैंडम। स्ट्रैटिफाइड क्या है कि आप स्ट्रेटा बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं और फिर इस ग्रुप में से उठाते हैं, बट those groups must be based on some similar characteristics, must be। हमने 100 के पॉपुलेशन के 4 ग्रुप बना दिए एज वाइज। अब उसमें से आप निकाल लें, या आपने उन 100 पॉपुलेशंस की आपने ग्रुप्स बना दिए ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसी चीज को भी आप बेस बना के जो आपकी फील्ड से स्टडी से रिलेवेंट हो, ये नहीं कि ऐसे कोई जेंडर बेस्ड ग्रुप भी हो सकता है, जेंडर बेस्ड ग्रुप भी हो सकता है, जो उस कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर सेम हो, उस पॉपुलेशन या उस स्टेटा के, फिर उस स्टेटा से आपने ग्रुप बना लिए, फिर उसमें से उठा ले। ये है स्ट्रैटिफाइड। क्लस्टर ये है कि आपने ग्रुप्स बना लिए, मतलब मैंने स्ट्रैटिफाइड किया है, PFIST की 1000 स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, उन डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स के से मैंने सिलेक्शन करी। डिफरेंट एकेडमिक या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स है वो बेसिकली स्ट्रेटा है, उसमें से अब मैंने उठा लिए, एड्रेस में सबको करूं। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर ये है कि मैं अब ये नहीं देख रहा कि एकेडमिक डिसिप्लिन के बेसिस पे स्ट्रेटा में, नहीं, उस मैंने ग्रुप्स बना लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के, उनको मैंने इकट्ठा एक ग्रुप के तौर पर लिया, इलेक्ट्रिकल एंड रेलवे को दूसरे ग्रुप के तौर पर लिया, बाकियों को तीसरे ग्रुप की। अब यहाँ से मैंने उठा लिए जिसमें कुछ मतलब मिक्स आएंगे, इसमें गुच्छा आ जाएगा। क्लस्टर इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स व्हाई मोस्टली लोग जो है वो रैंडम सैंपल रैंडम की तरफ जाते हैं या स्ट्रैटिफाइड की तरफ। अच्छा, दूसरा जो है सैम्पलिंग में वो नॉन प्रोबेबिलिटी है। नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन से है? पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। जिसके आपको पता है जिन पॉपुलेशन के अंदर जिन बंदों के पास या जहां जहां जो आपके ऑब्जेक्ट्स है उनके पास इंफॉर्मेशन है, आप सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका पर्पस, आपका जो डेटा आपको चाहिए वो वहां से आपको मिल सकता है, एंड यू सिलेक्ट दैट एज अ सैंपल, ठीक है। इसी तरह कन्वीनियंस सैम्पलिंग, समटाइम्स वी से कि हमें वो वहां से डेटा लेना चाहिए जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं,
अब शायद आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको एक्सेस ना कर सकते हो, बट आपको डाटा चाहिए, आप किसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको सैंपल के तौर पर ले लेते हैं। एंड स्नोबॉल स्लैमरिंग वो मोस्टली हम क्वालिटेटिव में यूज करते हैं कि आपको मैंने इंटरव्यू किया, आप मुझे बता रहे हैं कि इस फिनोमिना, इस प्रॉब्लम के बारे में फला को भी पता है, तो आप मुझे उसकी तरफ रेफर करते हैं। दिस इज का स्नोबॉल, वो मुझे आगे किसी और की तरफ रेफर करते हैं। ये है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसी तरह सैम्पलिंग हमें हो जाती है। यहाँ पर हमें मतलब लिमिट का पता नहीं होता। यहाँ जब तक हम सैम्पलिंग करते हैं, हम मतलब डाटा कलेक्ट करते रहते हैं अनलेस अनटिल वी रीच टू आवर ऑब्जेक्टिव। सही है ना? सही है। कौन सा रेफरेंस में? अरे हाँ, स्नोबॉल रेफरेंस कह सकते हैं, लेकिन रेफरेंस उस सेंस में कि आपको पता हो कि फ्ला के पास इंफॉर्मेशन है। अब किसी इवेंट के मुताबिक हम किसी से पूछना चाह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइनेंशियल जी, रेलवे फाइनेंशियल क्राइसिस में है, आपने मुझे अपनी एक्सपर्टीज बता दिया जो भी आपको है, आपकी फील्ड आप जानते हैं, अपना के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आप मुझे रेफर करते हैं उनको। इस तरह से ये अक्सर ऑफिस में इंश्योरेंस वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं आप नहीं लेते तो मैं रेफर कर देता हूँ, बच्चे को बचा के। बिल्कुल, वो भी एक किस्म का सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। अच्छा, सैम्पलिंग करते वक्त यहाँ पर भी कुछ कंसिडरेशंस हैं। जब आप अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैम्पलिंग कर रहे हैं तो ये बात याद रखिए कि सैंपल इस तरह का हो, मतलब इस तरह रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि आपने बाद में जाके वहां से जो आपको फाइंडिंग्स उनके डाटा से आप कंक्लूड कर रहे हैं वो आपने पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना। इस वजह से सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, प्री डिटरमाइंड हो साइज उसका, एंड अनबाइस्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, क्योंकि आपने रिजल्ट्स को फिर जनरलाइज करना होता है पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, इसलिए सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। प्लस उसकी साइज पहले से आपने डिटरमाइन किया हो विद स्पेसिफिक फार्मूला एंड टेक्निक्स, एंड अनबायस्ड हो। ये नहीं कि आप अपनी चॉइस की उसमें से उठा लो। अगर आप उसमें देखें नॉन प्रोबेबिलिटी में, तो इसमें पर्पसिव सैम्पलिंग एक किस्म की हमारी चॉइस की साइन, लेकिन वहां पर भी हम ये देखते हैं कि आया जो हम सैम्पलिंग करें, पर्पसिव सैम्पलिंग से मतलब ये है कि वहां पर हमारा जो हमें रिक्वायर्ड डाटा है उनके पास अवेलेबल है या नहीं। इस पर्पस से यही मुराद है, बायस नहीं कि हम बायस हैं जी बस इनसे लेना है डाटा, नहीं, उनके पास है वो डाटा इसलिए हम उससे ले रहे हैं। तो आप सैम्पलिंग सिलेक्शन में यू मस्ट बी अनबायस्ड। अच्छा, क्वालिटेटिव में हम देख रहे हैं, क्वालिटेटिव में चूंकि इन डेप्थ स्टडी होती है, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन वर्ड्स की शक्ल में डेटा आपको मिलता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। इसलिए हम एक तो उसमें ये हायर करते हैं कि ईज ऑफ एक्सेस हो, ईज ऑफ एक्सेस का हम लेते हैं पॉपुलेशन ऐसा हो जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकें। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी सपोज हाई ऑफिस को नहीं कर सकते, तो आप ऐसे सैंपल को ले जो आपकी कोलीग्स है, आपकी सबऑर्डिनेट्स है, या तो आपके मतलब ऑफिशियल्स में भी ऐसे है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कर नहीं सकते, आपके पास डाटा नहीं आएगा, तो क्वालिटेटिव में ये कंसिडरेशन है of just having enough information about the event situations, कोई पर्पस है सैम्पलिंग। अगर आप किसी के पास, आप किसी से पूछने जा रहे हैं जी सैटरडे को, ट्यूसडे को कि पेस्ट्री में क्या हुआ, अगर कोई इधर है नहीं, कोई इवेंट उन्होंने देखा ही नहीं, इस क्लास में क्या हुआ, ये इवेंट है ना, ये चल रहा है, इसके मुताबिक आप किसी ऐसे बंदे से पूछ रहे हो जो क्लास जिन्होंने अटेंड ही नहीं किया हो, उनके पास कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दैट्स व्हाई the object you are going to interview or get information, she must have enough information about that specific situation or event. Then to gain an independent information, non-predetermined sample size, जो पहले मैंने बात की कि हम क्वालिटेटिव में हमारे पास सैंपल साइज डिटरमाइन नहीं होता, we go and collect data unless until we reach to our purpose, our objective। एक स्टेज पे जब हमें पता चल जाता है कि जी बस अब हमें सारी मालूमात मिल गई है, सारा डाटा मिल गया, वहां पर हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है।
एंड पर्पस बेस्ड सिलेक्शन वही पर्पस सैम्पलिंग पर्पस बेस्ड सिलेक्शंस, जहां से आपको डाटा आपको पता है कि मिल रहा है तो उसी से आप उसी सैंपल को आप एडजस्ट करते हैं। सिक्स स्टेप जो है रिसर्च प्रोसेस में वो है कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा, जब आप डाटा कलेक्शन की तरफ जाएं तो उसके कुछ पहले आप कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जैसे भी आप डाटा ले रहे हैं, देन यू मस्ट हैव फर्स्ट यू मस्ट हैव इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम दैट सैंपल और दैट पॉपुलेशन और दोज इंडिविजुअल्स। जैसे भी आप डाटा ले रहे पहले उसकी कंसेंट ले कि मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ, मैं आपसे डाटा लूंगा, इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्वेश्चन फिल कर रहा हूँ, आइदर यू एग्री और नॉट। अगर वो एग्री करता है फिर उनसे डाटा ले। ये कोड ऑफ कंडक्ट में उसके आते हैं। जो डाटा आपके पास आ रहे हैं जिन भी इंडिविजुअल से, पार्टिसिपेंट से, सैंपल से, ट्राई टू कीप देम कॉन्फिडेंशियल, इसको डिस्क्लोज ना करें। जिस सिर्फ अपनी रिसर्च की हद तक इसको डिस्क्लोज करें। अदरवाइज क्योंकि मोस्टली जब आप किसी इंडिविजुअल से डाटा लेते हैं वो तो उनकी अपनी पर्सनल व्यूज होते हैं, पर्सनल ओपिनियंस होते हैं। अगर नहीं भी होती किसी चीज से मुतालिक वो फैक्ट्स आपको बयान करें तभी वो अपनी ओपिनियंस उसमें शामिल करते हैं। देयरफॉर उसकी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी पड़ती। प्लस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर है उसको किस तरह अपने मतलब जाके तो आपने रिपोर्ट ही करना होता है ना अपने फाइंडिंग्स को। तो जब आप रिपोर्ट करते हैं डाटा आप इंडिविजुअली लेते हैं, दैट्स व्हाई हम जब रिपोर्ट करते हैं या उसकी रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं वी गो फॉर एवरेजेस या परसेंटेजेस, इंडिविजुअली हम नहीं प्रेजेंट करते। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में जब रिपोर्ट करते हैं तो हम कहते हैं पार्टिसिपेंट 1। अब हु इज पार्टिसिपेंट 1 और हु इज पार्टिसिपेंट x y नोबडी नोस, सही है ना। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी है कि आप रिपोर्ट इसको किस तरह करेंगे और उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे पर्सनल डाटा किसी को भी, सिर्फ रिसर्च के लिए यूज करें। एंड अवॉइड बायस, जब डाटा आप ले रहे हैं तो उसमें अपनी तरफ से कुछ एडिशन या रिडक्शन ना करें, या अपने तरफ से कुछ लोग ऐसे होते हैं डाटा वही लेते हैं जो उनको सूट करता है या उसमें अपने बायस शामिल करने के लिए अपनी मदद की चीजें निकाल लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं। So being a researcher, you must be biased free. And you must be unbiased. I mean, कि अगर आप biased होते हैं तो फिर तो आपका रिसर्च वो उसकी फाइंडिंग्स सारे खराब हो। और रिसर्च का तो बेसिक पर्पस ही है कि हम इसमें नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं। जब आप अपनी उसमें लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस ऐड करेंगे तो फिर तो सही बात है। जब आप उसमें बायस होंगे तो रिजल्ट्स तो फिर नहीं होंगे। रिसर्च का जो पहला है कि आपकी रिजल्ट्स अथेंटिक हो, वो तभी हो सकते हैं जब आप खुद अनबायस्ड हो, आप एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के थ्रू गए हो उसकी एनालिसिस की तरफ। टाइप्स ऑफ हमारे पास डाटा कलेक्शन की बात है तो सारे हम कि जब आप डाटा कलेक्शन की तरफ जाते हैं तो पहले कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करते हैं, फिर किस किस्म का डाटा आपने लिया। हमारे पास दो किस्म के डाटा हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी सोर्सेज से आप लेते हैं प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी सोर्सेज से लेते हैं सेकेंडरी डाटा है। मतलब मोस्टली जो पब्लिश डाटा है वो सेकेंडरी डाटा है, जो अनपब्लिश है वो प्राइमरी डाटा है। वो आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो सकता है, आप इंटरव्यूज के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू। प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, डाटा कलेक्शन के बाद उसकी नेक्स्ट स्टेप जो है उसको प्रोसेस करना, उसको एनालाइज करना। क्या करते हैं डाटा कलेक्शन के बाद आप पहले डाटा क्लीनिंग करते हैं। व्हाट इज डाटा क्लीनिंग? समटाइम जब हम क्वेश्चनर करते हैं तो मोस्टली हमारे जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो एक ही साइड पे, अगर मैं कोई लिकर स्केल यूज कर रहा हूँ उनकी ओपिनियन जानने के लिए, लिकर स्केल मींस टू एग्री, डिसएग्री, नॉट, नो ओपिनियन, स्ट्रांग एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह की ये लेकटेक बना था उन्होंने ये स्केल बनाया था। पूरा नाम मुझे याद नहीं है, इसके बाद इसका नाम रखा गया लेकर स्केल। उसके ऊपर अगर आप डाटा ले रहे हैं तो कुछ लोग आखिरी ऑप्शन पे सारे क्लिक कर देते हैं, वो डाटा तो यूजेबल ही नहीं है। क्लीनिंग हम क्या करते हैं, इस किस्म के क्वेश्चनर्स को फिर क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं या उसको कहते हैं कि नॉट यूजेबल। डाटा क्लीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद डाटा कोडिंग करते हैं। डाटा कोडिंग सपोज आपके पास
आपने क्वेश्चन पूछा है स्पीसीज में आप डाटा डाल रहे हैं, आपने क्वेश्चन पूछा है जेंडर का, किसी ने मेल पे टिक किया है, किसी ने फीमेल पे। अब वहां पर जब आप कोडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जेंडर के आगे 1 लिख देते हैं मेल के लिए, 2 लिख देते हैं फीमेल के लिए, दैट इज कोडिंग। क्योंकि स्पीसीज तो ये नहीं देता फीमेल, कोडिंग आप करते हैं तो उस बेस पे वो कैलकुलेशन करता है। अच्छा, डेटा एंट्री वही सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं, स्पीसीज के थ्रू कर सकते हैं, इनविवो के थ्रू कर सकते हैं। सर डिजाइन एक्सपर्ट करवाते हैं आप? बैचलर डिजाइन एक्सपर्ट भी है ना सॉफ्टवेयर, मिनी टैब भी है, डिजाइन एक्सपर्ट भी। तो अब वो किस किस का डाटा करता है ये नहीं पता मुझे, हम तो मोस्टली ये स्पीसीज को यूज करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा हो तो फिर इनविवो को यूज करते तो ये क्या बनता है इसका स्ट्रेटेजिक स्टैटिस्टिक्स, पता नहीं सोशल साइंस। हैं। ये पहले इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, लेकिन अब इन्होंने इसका नाम चेंज करके कुछ और कर दिया है, इसी स्पीसीज को किसी और उसमें कन्वर्ट कर दिया है। याद नहीं है मुझे, सॉरी, क्योंकि मैं भी काफी अरसे बाद ये पढ़ा रहा हूँ, 3-4 साल बाद। डेटा एनालिसिस, जो आपकी रिसर्च क्वेश्चन है, आप क्या देखना चाह रहे हैं, डेटा आपने फीड कर दिए, क्लीनिंग के बाद कोडिंग, फिर एंट्री, फिर उसके बाद आप क्या देखना चाह रहे हैं, जो आपने हाइपोथेसिस बनाए थे, इज देयर अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, इज देयर नेगेटिव रिलेशनशिप, इज देयर इम्पैक्ट और नो इम्पैक्ट। अब वो हम यहाँ पर आप इसको एनालिसिस में टेस्ट करते हैं। सिलेक्शन सर तो वही बस का वीडियो आ रहा है। तो जो हाइपोथेसिस आपने बनाई थी वो आप यहाँ पर एनालिसिस में इसको टेस्ट करते हैं, तो उसके अप्रूव एंड डिसअप्रूव करते हैं, ठीक है। एंड एट द एंड जाके आप क्या करते हैं, रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं। रिजल्ट किस तरह प्रेजेंट करते हैं, जब आप राइटिंग में आते हैं सर्च आर्टिकल की शक्ल में इसको प्रेजेंट करते हैं, थीसिस की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं, बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स मींस कि आप उनको ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकली एग्जैक्टली वही, जब आप पैकेज को देते हैं स्पीसीज को, वो आपको बता देता है। आप बास की शक्ल में देते हैं, पाई चार्ट की शक्ल में देते हैं, किसी और शक्ल में देते हैं, या स्टैटिस्टिकल फिगर्स की शक्ल में देते हैं, उनके दरमियान आप रिलेशनशिप देते हैं, साथ में स्टेटमेंट्स भी देते हैं आप। रिपोर्ट राइटिंग, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर रिसर्च। सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एंड पे आप जाके क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च। जब तक आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, किसी और को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। बेसिकली जो आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे थे, दैट्स पीपल वर डूइंग, दे वर रिपोर्टिंग द रिसर्च। अगर उन्होंने रिपोर्ट ना किया तो आपको कैसे पता चलता कि कितना काम किसी खास टॉपिक के ऊपर या प्रॉब्लम के ऊपर हुआ है, कहाँ पे गैप्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें तो इस रिपोर्टिंग से आपको पता चलेगी।